नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पलोरा में अमित शाह की चुनावी रैली। कहा, जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है मतदान। लोगों से चुनाव को ऐतिहासिक बनाने का किया आह्वान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का विवादित बयान। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी पर उठाए सवाल। भाजपा का पलटवार। कहा, इंडी अलायंस का हाथ आतंकवादियों के साथ। हिमाचल संजौली मस्जिद विवाद मामले में नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने अवैध निर्माण को लेकर लगाई फटकार। वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण से खुद को किया अलग। मस्जिद कमेटी को ठहराया जिम्मेदार। मामले में अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को। लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर। मुद्रा कोष 683.99 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर। 30 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 2.3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी। बिहार दौरे पर गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पटना साहिब में टेका माथा। सदस्यता अभियान के तहत प्रदान किए सर्टिफिकेट। दरभंगा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का किया उद्घाटन। पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिला 27वां पदक। शॉटपुट में नागालैंड के होकाटो ने जीता कांस्य पदक। भारतीय खिलाड़ी आज पैरा साइकिलिंग, पैरा कनोई, पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स में पेश करेंगे चुनौती। और देश और दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। 10 दिन का गणेशोत्सव हुआ शुरू। गणपति बप्पा मोरया के नारों के साथ भक्तगण अपने घरों में कर रहे हैं भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन पेलोरा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक शांति बहाली के लिए पाकिस्तान प्रयास नहीं करता है। मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। सभी नागरिकों को अधिकार मिले हैं। आरक्षण का लाभ मिला है। पंचायत मजबूत हुई है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कश्मीर ने बहुत आतंक फैला है। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। ये बयान उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट के दौरान दिया, जिसके बाद सियासी हलचल बढ़ गई। भाजपा पूरे मामले को लेकर हमलावर है। भाजपा ने कहा कि राजनीतिक लाभ और परिवारवाद में डूबी पार्टियां हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। उमर अब्दुल्ला जी ने शायद इसलिए यह बयान दिया है, और यह बड़ी गंभीर बात है जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो, उससे ऐसा लगता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फायदा मिलता ही नहीं है। वो शायद इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि वो चुनाव एक बार हार चुके हैं
अब उनको लगता होगा कि भाई ऐसी जो लोगों की सोच है, जो एक तबका है जो बहुत रेडिकल थॉट रखता है, उनकी वोट के लिए मुझे ऐसा शायद कहना चाहिए। भाई ये अफजल गुरु के केस के बारे में इस प्रकार का बयान देना, इसको उमर अब्दुल्ला जी अब नजरअंदाज करें कि सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझकर अंतिम निर्णय सुना है, तो आप इस सबको नजरअंदाज करके वोट के लिए ये सब कह सकते हैं? जम्मू कश्मीर में प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक दलों के साथ आम आवाम के बीच भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शोपियान के गनीपोरा में भाजपा प्रत्याशी जावेद कादरी से हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने बातचीत की। इस वक्त हम शोपियां में खड़े हैं। शोपियां विधानसभा क्षेत्र है और यहां से बीजेपी ने जावेद कादरी को अपना उम्मीदवार जताया है। किस तरह से इनकी उम्मीदें आप बताइए, किस तरह से आपकी कैंपेनिंग चल रही है? हम घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने लोगों का काम भी किया। 2010 से मैं घर पे बैठा हूं और भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे एक मजबूत पिलर बन के रही और मैंने लोगों का काम किया। आज मैं भी खुश हूं और मेरे लोग भी खुश है। ये लोकल पार्टी ने यहाँ पे हालात खराब किए थे, क्योंकि वो लोग खुद के लिए लोगों को बर्बाद करते थे, खुद के लिए किसी के बच्चे को मरवाते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ बार ही बार है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे मजबूत शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जावेद कादरी, जिनका कहना है कि तमाम मुद्दे यहाँ पर हैं और उनसे इनको लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि जो और दलों के नेता हैं वो बाहरी नेता हैं और यहाँ पर लोग क्योंकि इनके काम को देखते हैं, बीजेपी के काम को देखते हैं और उसे देखकर यहाँ पर इन्हीं के फेवर में वोट पड़ने वाले हैं। क्या होगा ये इंतजार करना होगा, लेकिन जो जोशो खरोश है, यहाँ पर बारिश हो रही है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लोगों में भी राजनीतिक नजर आ रहा है। आपके साथ रमा त्यागी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण विवाद मामले में नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण से खुद को अलग कर लिया और इसके लिए पूरी तरह मस्जिद कमेटी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं जमीन को लेकर वक्फ ने दावा किया है, लेकिन अभी तक कोई कागजात उसने पेश नहीं किया है। स्थानीय नागरिकों की तरफ से पेश किए गए दस्तावेज में इस जमीन को सरकारी जमीन होने का दावा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की संजौली में अवैध मस्जिद जिस इलाके में है वो शहर का सबसे घनी आबादी वाला पॉश इलाका है। मामले की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त की अदालत में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दायर किया। तब से मामला नगर निगम में चल रहा है। दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा जब पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने इस तंग इलाके में भारी संख्या में कथित रूप से बाहरी लोगों की आवाजाही पर एतराज जताया। स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर आवाज उठाई है। कांग्रेस के स्थानीय विधायक और मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पिछले सप्ताह विधानसभा में इस मस्जिद को अवैध बताकर अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी। शनिवार को नगर निगम आयुक्त की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो सरकारी है। वक्फ बोर्ड ने इसमें अतिक्रमण किया है। स्थानीय निवासियों की ओर से अदालत में दायर अर्जी में कहा गया है कि मस्जिद के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने निर्माण में एक मास्टरमाइंड के शामिल होने की भी बात कही। जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस जमीन की जो है मालिक है। वक्फ बोर्ड इस जमीन पर अपना अधिकार तो बता रहा है, लेकिन वो अदालत में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। उसने अतिक्रमण निर्माण से अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि इसके लिए मस्जिद कमेटी जवाबदेह है। वक्फ बोर्ड के वकील का कहना है कि एक मंजिल के निर्माण की उनको जानकारी है, लेकिन उसके बाद बनी 4 और मंजिल किसने बनाई इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अपील की है कि मस्जिद को गिराया न जाए और इसका नक्शा पास किया जाए। कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है।
उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। वहीं वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और रिकॉर्ड में भी 1 मंजिल मस्जिद दर्ज है, लेकिन उसके बाद किसने निर्माण किया इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। बाहरी राज्यों से कुछ मुस्लिम लोग शिमला आए और उन्होंने स्थानीय मस्जिद कमेटी को भी दरकिनार कर अवैध रूप से 4 और मंजिल बना दी। 1907 की जाम मंदिर में ये मस्जिद नहीं हुई है और अब फर्दर जो इसमें डिस्प्यूट आया वो डेवलपमेंट का आया कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुई। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह आमने सामने आ गए हैं। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर, खुले, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसको सिर्फ कब्जादारी है। कोर्ट के आदेशों के बाद देखना ये होगा कि स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन का क्या रुख रहता है, क्योंकि लोगों ने 1 सप्ताह के भीतर मस्जिद को न तोड़ने की स्थिति में खुद मस्जिद को तोड़ने की बात कही है, लेकिन कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। हिमाचल प्रदेश से नंदिनी मित्तल और प्रकाश पंत के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। राज्य का वन विभाग भेड़ियों के आतंक से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है। बहराइच के मासी क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लगातार भेड़िए की तलाश में जुटे हुए हैं। भेड़िए को लेकर जहां से भी सूचना मिलती है, वन विभाग की टीम ड्रोन के साथ वहां पहुंचती है, उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम काफी अनुभवी है। इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर नागरिक पुलिस और वन विभाग के लोग तैनात हैं। यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं तो वन विभाग के लोग भी उन्हीं के साथ हैं। लगातार ट्रेस कर रहे हैं कि कहां पर भेड़िया है, जहां इनको सूचना मिलती है वहां चले जाते हैं और ट्रेसिंग करते हैं। बाकी पूरी व्यवस्था लगी हुई है कि किसी भी तरीके से भेड़िया रेस्क्यू किया जाए। क्या है अब तक का जो परिणाम है, क्या दिखता है आपको, कैसे करते हैं? हम लोग को क्या होता है कि जो हमें नाइट की सूचना होती है, नाइट में भी उसको करते हैं और अगले दिन उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो ये जो 4 सेक्टर में बांटा गया है, चौथा सेक्टर रिजर्व है और ये दूसरा सेक्टर है। तो आज जो है यहाँ पे जितने भी गाँव है तो मैक्सिमम वो कवर हो गए हैं, 1-2 गांव बाकी हैं, उनको हम जा रहे हैं अभी दोबारा से उसको सर्च करेंगे। अगर सर्च होता है, लोकेट होता है तो उसके बाद जो फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशन के जो एसओपी के हिसाब से हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो आज तो फिलहाल कोई फाइंडिंग नहीं मिली है हमें, तो अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है कि मीडिया कहीं पे दिखा हो। कोई प्लेस ऐसा रहा जहाँ दिखा हो रेस्क्यू करते? नहीं, ऐसा हम लोग ने 2 आइलैंड उसको खोज रखे, लेकिन वहां पे चांसेस होते हैं, कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो उसको हम मॉर्निंग और इवनिंग में उसको हम पर डे जो है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या वहां पे वो है कि नहीं है उसकी प्रेजेंस। एक तरफ सियासत है, विपक्ष कह रहा है कि भेड़िया पकड़ नहीं रही भाजपा, और भाजपा पूरी व्यवस्था के साथ लगी हुई है, सरकार पूरी व्यवस्था के साथ लगी है कि किसी भी एक तरीके से भेड़िया पकड़ा जाए और लोगों को सुरक्षित किया जा सके। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, बहराइच। खबरें भी और भी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपकी बात फैमिली को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन की घटना पर कहा कि राज्य में कानून का राज है, यहां गलती करने वालों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस मामले पर राजनीति करने वाले लोगों से कहा कि उन्हें अपने राज्यों को संभालना चाहिए। देश में कानून का राज है, जो गलती करेगा सरकार सख्ती के साथ निपटेगी और इसीलिए कोई बख्शा नहीं जाएगा। हर एक उज्जैन हो या प्रदेश हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोई भी राजनीति करे उनको अपने आप में गिरवन में झांकना चाहिए। उनके राज्यों की बात संभाल ले तो समझ में आता है। कलकत्ता की घटना में मुंह नहीं खुलता है और हम सब कानून के शासन से बंधे हुए हैं, इसलिए जहां भी ऐसी कोई घटना आएगी सरकार कड़ाई से निपटेगी। शर्मनाक घटना के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस घटना में उपयोग किए गए मोबाइल को भी बरामद किया गया है। ये 2 दिन पूर्व कोयला फाटक पर एक महिला थी, उनके साथ एक परिचित व्यक्ति ने उनको शराब पिलाकर उनको शादी का झांसा देकर जो कृत्य किया था, उसमें जिस व्यक्ति द्वारा उस कृत्य की वीडियोग्राफी करके उसको वायरल किया गया था, हमने उसकी तलाश तभी चालू कर दी थी। इसमें एक मोहम्मद सलीम पिता यासीन शाह, उम्र 43 वर्ष, प्रकाश नगर नागदा का रहने वाला है। इसको हमने गिरफ्तार किया, इसका मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसमें से वो वीडियो भी हम लोगों को बरामद हुआ है। अभी हम लोग उसमें इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी पूर्व का हम लोगों ने प्राप्त किया है। अभी इसके मोबाइल का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको इसने ये वीडियो भेजा और जिन ने इसमें वायरल किया है, उसके पीछे अगर उनका किसी प्रकार का कोई प्लान है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी की हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और उन सभी के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष यानी इंडी अलायंस सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है। उन्होंने तमिलनाडु में एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए। शाहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडी गठबंधन का मॉडल है बलात्कारी को बचाओ। तमिलनाडु से एक दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक छोटी बच्ची 6ठी कक्षा की, उसके साथ बलात्कार होता है, रिपीटेडली होता है, उसके पड़ोसी के द्वारा किया जाता है, ये कंफर्म भी है। और जब माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस स्टेशन में उनको धमकाया जाता है। बेटी को काउंसलिंग देने के बदले उसको धमकाया जाता है कि तुमने इसका नाम क्यों लिया। अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, अरेस्ट नहीं किया गया है और उल्टा माता पिता को पीटने का काम किया जाता है। यही मॉडल है इंडी अलायंस की सरकारों का, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक, केरला से लेकर कन्नौज तक। ये बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, सत्य की आवाज दबाओ या सबूतों को मिटाओ, ये करने का काम करते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद देश भर में गुस्सा का माहौल है। न्याय की मांग को लेकर लगातार डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों ने रैली निकाली। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे सप्ताह बढ़कर 30 अगस्त तक $683.99 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 30 अगस्त को समाप्त समीक्षाधीन सप्ताह में भंडार में $2.3 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले 2 हफ्तों में कुल $11.6 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। स्वर्ण भंडार $662 मिलियन से बढ़कर $61.86 बिलियन तक पहुंच गया है। आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार पर करीबी नजर रखता है और बाजार की स्थितियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करता है। भारत ने अफ्रीकी देश चाड को मानवीय सहायता प्रदान की है। चाड में भीषण आग की घटना के बाद भारत ने वहां 2300 किलोग्राम चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत ने चाड की सरकार को आग की घटना में पीड़ितों के लिए आवश्यक जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स और सामान्य दवाओं से युक्त चिकित्सा सहायता प्रदान की है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि 2300 किलोग्राम वजन की यह खेप आज नई दिल्ली से रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 9 सितंबर और 10 सितंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। उनके साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है। भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। हाल ही के वर्षों में भारत और यूएई के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई है। क्राउन प्रिंस की यात्रा भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी
और नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी के नए रास्ते खोलेगी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का कार्यक्रम है। वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे। 10 सितंबर को क्राउन प्रिंस एक बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स हिस्सा लेंगे। और अब बात गणेश महोत्सव की। गणेश चतुर्थी का पर्व देश और दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में बप्पा की पूजा अर्चना की। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खैरताबाद में गणेश जी की पूजा की। पेरिस पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले कुछ खिलाड़ी आज स्वदेश लौटे। एयरपोर्ट पर इन खिलाड़ियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इन खिलाड़ियों ने भविष्य में ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा 84 सदस्यों का दल भेजा था। भारत ने पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और खिलाड़ियों ने कुल 27 पदक अब तक अपने नाम किए हैं। और जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल के गुर सीख रहे युवाओं के लिए पेरिस पैरालंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाले तीरंदाज राकेश कुमार और शीतल एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे हैं। दोनों खिलाड़ियों की ट्रेनिंग इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई और वो जम्मू कश्मीर से ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इस कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग ले रहे उभरते खिलाड़ियों को विश्वास है कि वो भी वैश्विक स्तर पर देश का परचम लहराएंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। श्राइन बोर्ड काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है हमको। सीईओ सर का मैं दिल से थैंक्स बोलूँगा पूरी श्राइन बोर्ड स्टाफ का, जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया। हमारे कोचेज़ और हमारे आर्चर्स सब ने बहुत अच्छे से डेडिकेशन और हार्ड वर्क किया, तो इसी के बदौलत आज पैरालंपिक में हमारे मेडल आ पाए और देश का नाम ऊंचा हो पाया। हमारा भी यही सपना कि आगे जाके हम ओलंपिक्स में अपने देश के लिए मेडल दिला पाएँ। श्राइन बोर्ड ने हमें समय समय पर जिस फैसिलिटीज़ की हमें आवश्यकता पड़ी तो हमें हर फैसिलिटी उन्होंने दी, हर चीज़ उन्होंने हमारे लिए समय समय पर उपलब्ध कराई है। उभरते खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए कोच दिन रात मेहनत कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सीईओ अंशुल गर्ग ने खिलाड़ियों की मेहनत और लगन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में राकेश और शीतल जैसे कई खिलाड़ी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग लेकर वैश्विक स्तर पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार हैं। विभिन्न गेम्स के अंदर हम अपने लोकल खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं और जो 150 बच्चे आज के समय में हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेन हो रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक मोमेंट है कि पिछले कई सालों से जो ये अभ्यास और ये जो तपस्या हमारे एथलीट्स कर रहे थे उसके अंदर उनको सफलता मिली है। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमारे बहुत सारे एथलीट्स जो विभिन्न गेम्स पे ट्रेन हो रहे हैं वो भी अपनी प्रतिभा का इसी तरीके से प्रदर्शन नेशनल लेवल पर और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।